स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है 1935 का सुधार कानून या 1935 का अधिनियम, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1935। पहले हम लेंगे 1935 के सुधार कानून के पारित होने से पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था। 1921 में भारत के वाइसरॉय चेम्सफोर्ड ने केंद्र में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत निर्मित केंद्रीय सरकार का गठन किया। इसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम निरंकुश शासन के सिद्धांत का परित्याग किया। 1919 के अधिनियम के उपरांत 1935 का ही अधिनियम पारित किया गया और यह 1919 के अधिनियम से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अधिनियम को पारित करने की कौन सी परिस्थितियां ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो गई थी। उनमें से कुछ प्रमुख परिस्थितियां इस प्रकार से थीं। पहली, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर समस्त भारत में राष्ट्रीय जागरण जागृत कर दिया। दूसरा, 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड से व्यथित हो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेकर ब्रिटिश सरकार और भारतीयों को आश्चर्यचकित कर दिया। तीसरा, इस आंदोलन की वापसी ने राष्ट्रीय आंदोलन में शिथिलता उत्पन्न कर दी। इससे ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय के लिए सुख की सांस ली। चौथा, कांग्रेस के इस शिथिल काल ने स्वराज्य दल को जन्म दिया और इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः स्फूर्ति उत्पन्न की, पर वह थोड़े समय के लिए ही। स्वराज्य पार्टी के सदस्यों ने प्रांतीय सरकारों में अड़चनें उत्पन्न करके राष्ट्रीय भावना को सजीव रखा। फिफ्थ, लीग कांग्रेस से विलग हो सांप्रदायिकता का जहर फैलाने लगी। लीग यानी मुस्लिम लीग के प्रत्युत्तर में हिंदू महासभा भी उग्र और प्रबल हो गई। छठा, कांग्रेस में अब वामपंथ प्रभाव में आने लगा था और इसका श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को। नेहरू 1927 में साम्यवादी रूस की यात्रा कर आए थे। वे वहाँ की साम्यवादी सरकार से काफ़ी प्रभावित होकर आए थे। विद्यार्थी वर्ग पर उनका और सुभाष बोस दोनों का ही अच्छा प्रभाव पड़ा था। सातवां, दोनों वामपंथी नेताओं ने कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग में नवीन चेतना उत्पन्न करके मजदूरों की हड़तालें तथा किसानों के आंदोलन आम बना दिए। एट्थ, कांग्रेस और अन्य प्रगतिशील दलों के राजनीतिज्ञ 1919 के अंतर्गत चल रही प्रांतीय सरकारों को भारत के स्वराज्य में बाधक समझने लगे थे। अतः 1928 में सर्वदलीय आंदोलन का आयोजन कर नवीन संविधान बनाने की लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार किया गया। नाइन्थ, 1929 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति को बनाया। 10th, इस प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करा दिया। 11th, इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने हेतु गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन से सरकार विचलित हो गई और इस आंदोलन का प्रभाव 1938 ईस्वी तक रहा। 12th, दूसरी गोलमेज सभा और सांप्रदायिक निर्णय। प्रथम गोलमेज सभा बिना किसी महत्वपूर्ण निर्णय के जनवरी 1931 में समाप्त हो गई। अतः 7 सितंबर 1931 को दूसरी गोलमेज सभा का आयोजन भी लंदन में किया गया। इसमें इरविन से समझौता हो जाने के कारण गांधी जी भी सम्मिलित हुए, परंतु इसी अंतराल में ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार पदच्युत हो गई। अनुदार दल का सर सैमुअल होर भारत सचिव बन गया। उसने सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के बहाने सांप्रदायिक निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड भारत को तोहफे के रूप में और दे दिया। इस निर्णय ने भारत के हिंदू, मुसलमान, हरिजन और सिखों को आपस में और विभक्त कर दिया। कांग्रेस ने इस निर्णय का घोर विरोध किया और वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी करने लगी। 13th, ब्रिटिश संसद की संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट।
इस प्रकार 1935 तक हिंदू मुस्लिम मतभेद स्पष्ट एवं प्रबल हो गए। कांग्रेस में भी मतभेद पनपने लगे थे। कांग्रेस में वामपंथी तथा दक्षिणपंथियों के मतभेद सबके सामने आने लगे थे। 1932 में तीसरी गोलमेज सभा की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने 15 मार्च 1933 को श्वेत पत्र जारी कर दिया। इस पत्र के प्रकाशित होने के बाद ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में श्वेत पत्र के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का सुधार अधिनियम पारित किया गया और यह ब्रिटिश संसद में 3 अगस्त 1935 को पारित हो गया। तो ये थे 1935 के सुधार कानून के पारित होने से पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था के पॉइंट्स। अब हम लेंगे 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। पहली, लंबा प्रालेख। 1935 का अधिनियम काफ़ी लंबा और जटिल था। इसमें 451 धाराएं, 14 खंड तथा 10 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम में केवल मूल सिद्धांतों को ही निर्धारित नहीं किया गया था, वरन शासन संबंधी सभी बातों का भी उल्लेख किया गया था। दूसरा, प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम में कोई नवीन प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई और 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना ही जोड़ दी गई थी, अतः यह किसी प्रस्तावना के बिना ही पारित किया गया था। तीसरा, केंद्र में दोहरा शासन। जिस प्रकार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के द्वैत शासन प्रणाली प्रचलित की गई थी, वह इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से हटा ली गई और केंद्र में सिद्धांत स्थापित कर दी गई। चौथा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस सुधार अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान रखा गया। इस संघ में ब्रिटिश प्रांतों के साथ देशी रियासतों को भी सम्मिलित होना था। पांचवा, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना। इस अधिनियम की यह प्रमुख विशेषता थी कि प्रांतीय सरकारों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। द्वैत शासन के अंतर्गत मिली आंशिक स्वायत्तता समाप्त कर दी गई। छठा, मताधिकार को विस्तृत करना। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में मताधिकार का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। प्रांतों में इससे 11% जनता को मताधिकार प्राप्त हो गया और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित कर दिए गए। सातवां, सांप्रदायिक निर्वाचन को पूर्ववत रखना। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसके क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया। यह पहले केवल मुसलमानों के लिए था, परंतु अब हरिजनों, सिखों के लिए भी कर दिया गया। आठवां, संघीय न्यायालय की स्थापना। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 सहायक न्यायाधीश रखने का प्रावधान रखा गया। इस न्यायालय को संघ की इकाइयों के आपसी झगड़े तथा केंद्र और इकाइयों के झगड़े सुलझाने का अधिकार दिया गया। इसे 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया, पर न्याय के क्षेत्र में इसे अंतिम अदालत नहीं माना गया। नाइन्थ, संरक्षण और आरक्षण। 1935 के अधिनियम में संरक्षण और आरक्षण दोनों ही रखे गए थे। ये उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की योजना महत्वपूर्ण थी। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। उन विशेष अधिकारों के अंतर्गत उन्हें अल्पमतों, सार्वजनिक सेवाओं, देशी रियासतों के शासकों तथा अंग्रेज़ों के आर्थिक हितों की सुरक्षा को बनाए रखना था। इसके अलावा भारत में सुरक्षा व शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंपा गया। इन उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियां भी सौंपी गई थीं। इन्हीं शक्तियों को संरक्षण व आरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट 10वां है संघीय योजना प्रस्तावित करना। 1935 के अधिनियम ने भारत को एक संघीय राज्य बनाने की योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को संयुक्त रूप से एक केंद्रीय सरकार से शासित होना था। 11वां, बर्मा, बरार और अदन के संदर्भ में परिवर्तन।
1935 के अधिनियम के पारित होने पर बर्मा भारत से विलग हो गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रदेश के अधीन कर दिया गया। तो ये थी 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं।